हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, कहता है कि सेंट्रियोल किस प्रोटीन से बना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी ट्यूबुलिन से। तो देखिए, सेंट्रियोल जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। सेंट्रोसोम एक कोशिका अंग है जिसमें बेलनाकार आकार की दो संरचनाएं होती हैं, जिन्हें सेंट्रियोल्स कहा जाता है। सेंट्रियोल्स एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं। सेंट्रियोल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, अब देखिए सेंट्रियोल्स के कार्य। तो डीएनए रहित होने के बावजूद सेंट्रियोल्स नए सेंट्रियोल्स बनाने में सक्षम होते हैं। ये सूक्ष्म नलिकाएं निश्चित केंद्र बनाकर कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। दो सेंट्रियोल्स में से डिस्टल सेंट्रियोल्स पूंछ या अक्षीय फिलामेंट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा में किस प्रकार के बंधन पाए जाते हैं। सी ऑप्शन, ग्लाइकोसिडिक। तो देखिए, शर्कराएं सहसंयोजक ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जो बड़े शर्करा अंशों के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अब देखिए, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एक पानी के अणु के नुकसान से ऑक्सीजन परमाणु के माध्यम से दो जो है मोनोसेकेराइड इकाइयों के बीच बनाने वाले लिंकेज को संदर्भित करता है। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें दो घटक होते हैं, एमाइलेज और उसके बाद है एमाइलोपेक्टिस। देखिए, जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज जो है मोनोसेकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 है कि भौतिक परिवर्तनों के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य है। तो 113 का होगा बी ऑप्शन, यानी इसमें आकार में परिवर्तन शामिल है। तो देखिए, भौतिक परिवर्तनों के बारे में यह कथन सत्य है कि इसमें जो है आकार में परिवर्तन शामिल है। भौतिक परिवर्तन में बंधनों का टूटना शामिल नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तनों के विपरीत भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होते हैं। बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। पदार्थों का ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुण कुछ समय के लिए बदल जाते हैं परंतु उनकी बनावट और भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं, जैसे जल की अवस्था में परिवर्तन, लोहे का चुंबकीय होना, विद्युत बल्ब का जो है ताप दीप्ति होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 114, कहता है कि अवायवीय परिस्थितियों में ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी लैक्टिक एसिड। तो अवायवीय परिस्थितियों में ग्लूकोज लैक्टिक एसिड के दो अणुओं में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोसिस एक 10 चरणीय जो है चयापचय मार्ग है जो ग्लूकोज के एक अणु को पायरुविक एसिड के दो अणुओं में परिवर्तित करता है। ग्लाइकोसिस कोशिकाएं श्वसन का प्राथमिक चरण है जो सभी जीवों में होता है। एरोबिक श्वसन के दौरान ग्लाइकोसिस के बाद जो है क्रेब्स चक्र होता है। ग्लाइकोसिस की अभिक्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है। क्रेब्स चक्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि कथन है कि पौधों की वृद्धि और उत्पादकता के लिए पानी सीमित कारक है। कथन बी है कि पत्तियों द्वारा पर्यावरण में पानी की 1 मिनट की मात्रा नष्ट हो जाती है। अब देखिए, तो 115 का होगा सी ऑप्शन, यानी कथन ए सत्य है लेकिन कथन बी क्या है, गलत है। कथन ए जो है क्या है, सत्य है कि पौधों की वृद्धि और उत्पादकता के लिए पानी सीमित कारक है, और बी है कि पत्तियों द्वारा पर्यावरण में पानी की 1 मिनट की मात्रा नष्ट हो जाती है। ये क्या है, तो कथन बी गलत है, यानी सी ऑप्शन। तो देखिए, चूँकि पानी की कई पर्यावरणीय और आंतरिक कारकों के कारण बाहरी परिवेश में बड़ी मात्रा में
नष्ट हो जाता है, इसलिए पौधों की वृद्धि और उत्पादकता का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है। वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण के कारण पत्तियों द्वारा 90% से अधिक पानी पर्यावरण में नष्ट हो जाता है। पौधों की विभिन्न और जैव रासायनिक और रूपात्मक विशेषताएं भी वाष्पोत्सर्जन दर को प्रभावित करता है। जैसे देखिए, पत्तियों का उन्मुखीकरण, पत्ती का क्षेत्रफल और आकार, जड़ तना अनुपात, पत्ती और जड़ के हार्मोन और है पौधों की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 116 है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ऊर्जा मुक्त करने के लिए ऑक्सीकृत नहीं होता है। 116 का होगा सी ऑप्शन, डीएनए और आरएनए जैसे न्यूक्लिक एसिड कभी भी ऊर्जा जारी करने के लिए ऑक्सीकरण नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और जो है ऑक्सीजन से बने होते हैं और पाचन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज में टूट जाते हैं। प्रोटीन जो है पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा एक साथ जुड़े अमीनो अम्ल से बने होते हैं। वसा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बने होते हैं। नेक्स्ट है कि काइलोमाइक्रोन क्या है, तो 117 का सी, बहुत छोटे प्रोटीन लेपित वसा अणु। तो देखिए काइलोमाइक्रोन बहुत छोटा प्रोटीन लेपित वसा अणु है। ठीक है, अब देखिए कि ग्लाइकोमाइक्रोन वसा के टूटने के बाद आंत में उत्पन्न होने वाली ग्लिसरॉल जो है बूंदे हैं। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अघुलनशील होने के कारण रक्त में अवशोषित नहीं हो पाते हैं। उन्हें पहले मिसेल में शामिल किया जाता है और फिर बहुत छोटे प्रोटीन लेपित वसा अणुओं में बदल दिया जाता है, जिन्हें काइलोमाइक्रोन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 118। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन WBC में सबसे प्रचुर मात्रा में है, तो ए ऑप्शन। तो देखिए न्यूट्रोफिल्स जो है कुल WBC की सबसे प्रचुर कोशिकाएं हैं। वे कुल WBC का लगभग 60 से 65% है। बेसोफिल सबसे कम होते हैं क्योंकि वे कुल WBC का केवल 0.5 से 1% बनाते हैं। और उसके बाद देखिए इओसिनोफिल या एसिडोफिल्स में श्वेत कणिकाओं की 1 से 4% होती है। इओसिनोफिल शरीर में प्रतिरक्षण तथा संवेदनशील का कार्य करती है। उसके बाद है कि न्यूट्रोफिल्स जीवाणुओं तथा अन्य बाहरी पदार्थों को नष्ट करती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 119 है कि अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां मौजूद होती हैं, तो 80। तो देखिए अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां होती हैं। ये हड्डियां शरीर की मुख्य जो है धुरी के साथ मौजूद होती हैं। कंकाल प्रणाली की हड्डियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, एक है अक्षीय कंकाल और दूसरा है परिशिष्ट कंकाल। ठीक है, परिशिष्ट कंकाल। देखिए खोपड़ी की यदि बात करें तो इसमें अक्षीय कंकाल के 4 भाग है, खोपड़ी, मेरुदंड, उसके बाद है पसलियाँ, उसके बाद है उरोस्थी। तो देखिए खोपड़ी में कुल 29 जो है अस्थियाँ होती हैं। मेरुदंड जो है यह ऊपर गर्दन से लेकर नीचे पूंछ अस्थि तक फैला हुआ 33 अस्थियों का स्तंभ होता है। और देखिए पसलियाँ, इसकी जो है कुल संख्या 24 होती हैं। उरोस्थी, इसकी संख्या 1 होती है। उसके बाद परिशिष्ट कंकाल में कुल 60 जो है अस्थियाँ होती हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें स्वाद संबंधी रिसेप्टर्स होते हैं, किसमें स्वाद संबंधी रिसेप्टर्स होते हैं, तो 120 का होगा बी ऑप्शन, जीभ। तो जीभ स्वाद कलिकाओं के माध्यम से स्वाद का पता लगाती है, जिसमें स्वाद रिसेप्टर्स होते हैं। भोजन के प्रत्येक स्वाद या पेय के खूंट के साथ मस्तिष्क स्वाद कलिकाओं से भिन्न इनपुट को एकीकृत करता है और एक जटिल स्वाद का अनुभव करता है। ठीक है, अब देखिए कि जीहा के किनारों पर स्थित स्वाद कलिकाएँ खट्टेपन का महसूस करता है। जीहा के आधार पर स्थित स्वाद कलिकाएँ जो है
ये कड़वेपन महसूस करता है। जीहा के शीर्ष पर स्थित स्वाद कलिकाएं मीठापन महसूस करता है और जीहा के पार्श्व तथा शीर्ष पर स्थित स्वाद कलिकाएं नमकीन महसूस करता है। नेक्स्ट कहता निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर आमतौर पर हड्डियों के कैंसर के रूप में जाना जाता है? 121 का ई ऑप्शन। तो देखिए ऑस्टियोमा को आमतौर पर हड्डी का कैंसर कहा जाता है। यह एक प्रकार का सार्कोमा है जहां कुछ कोशिकाएं अनियंत्रित विभाजन से गुजरती हैं और हड्डी के ऊपर कोशिकाओं का एक छोटा सा समूह बनाती हैं। कोशिकाओं का ये छोटा सा समूह स्वस्थ हड्डी के ऊतकों की जगह भी ले सकता है। विभिन्न कैंसर कोशिकाओं के आधार पर कैंसर को 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। एक है कार्सिनोमास, दूसरा है सार्कोमास, तीसरा है ल्यूकोमियस और चौथा है लिम्फोमास। नेक्स्ट क्वेश्चन 122। देखिए नेक्स्ट है कि मांसपेशियों के पक्षाघात के दौरान पोलियो वायरस किस मार्ग से प्रभावित करता है? किस मार्ग को प्रभावित करता है? 122 का ए मोटर पाथवे। तो मांसपेशियों के पक्षाघात के दौरान पोलियो वायरस मोटर पाथवे द्वारा प्रवेश करता है। उसके बाद है लकवाग्रस्त चरण के दौरान जो है मोटर तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं जिसके परिणाम स्वरूप मांसपेशियां शोध होती हैं। ठीक है, अब देखिए कि इसमें आमतौर पर हाथ और पैर की, लेकिन डायफ्राम, स्वर यंत्र और ग्रसनी की मांसपेशियां भी जो है प्रभावित हो सकती हैं, जो मांसपेशियों के पक्षाघात के दौरान मोटर पाथवे प्रभावित करता है। पैरालिसिस पक्षाघात का उपचार, तो देखिए सर्जरी और ज़रूरत पड़ने पर अंग विच्छेदन। उसके बाद है शारीरिक थेरेपी, पेशेवर थेरेपी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। कहता किसी यौगिक का आणविक सूत्र C6H12O6 है और इस यौगिक का समानुपाती सूत्र क्या है? 123 का होगा बी ऑप्शन CH2O। तो ग्लूकोज के आणविक सूत्र C6H12O6 में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रमशः 6:12:6 के अनुपात में है, इसलिए इन्हें सरल पूर्ण संख्याओं में सरलीकृत करके हम 1:2:1 प्राप्त करते हैं। इसीलिए जो है मूलानुपाती सूत्र CH2O होता है। क्या होता है? CH2O होता है। इसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या का सबसे सरल अनुपात देता है। आणविक सूत्र एक अणु में मौजूद प्रत्येक भिन्न परमाणु की वास्तविक संख्या होती है। आणविक सूत्र बराबर होता है n गुने मूलानुपाती सूत्र। आणविक सूत्र होता है n बराबर n गुने मूलानुपाती सूत्र। आणविक सूत्र किसी यौगिक के अणु में मौजूद विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सटीक संख्या दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 124। देखिए 124 है कि कौन सा नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा? तो 124 का होगा बी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक HCl एक अम्ल है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। ठीक है, किसमें? तो लाल में बदल देता है। ठीक है, अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर जो है 125 समूह 16 के तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 125 का सी ऑप्शन। तो यानी समूह 16 के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं समूह 15 के तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं की तुलना में बड़ी हैं। ठीक है, अब देखिए कि जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु आवेश में वृद्धि के कारण संबंधित तत्वों का परमाणु आकार घट जाता है। इसलिए समूह 16 के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं समूह 15 के संगत तत्वों की तुलना में छोटी होती हैं। क्या होती हैं? तो छोटी होती है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 126। अब देखिए 126 है कि किस यौगिक का उपयोग कागजों के लिए काम करने वाले ब्लीच के रूप में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी सल्फर डाइऑक्साइड। पानी की उपस्थिति में SO2 पदार्थों को रंगीन करने में सक्षम है। विशेष रूप से इसका उपयोग कागजों के लिए काम करने वाले ब्लीच के रूप में किया जाता है। हालांकि ब्लीचिंग प्रभाव बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है, तो ब्लीच
ब्लीच लिग्रीन को हटाने की एक आवश्यक प्रक्रिया है। लिग्रीन एक प्राकृतिक तत्व है जिसके कारण कागज भूरा हो जाता है। क्या होता है? भूरा हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग देखिए कि खाद परिरक्षक के रूप में होता है। आंतरिक क्लोरीन को हटाने के लिए ब्लीचिंग एजेंट और कीटाणुनाशक के रूप में होता है। कोल्ड स्टोरेज प्लांट में रेफ्रिजरेटर के रूप में होता है और प्रयोगशाला में अभिकर्मक एवं विलायक के रूप में होता है। 127 कार्बन साबुन पाउडर में ट्राइसोडियम फॉस्फेट का उपयोग होता है। ए ऑप्शन, साबुन को तेजी से काम करने के लिए। तो सोडियम कार्बोनेट और ट्राइसोडियम फॉस्फेट पाउडर साबुन में फिल्टर या ब्लीडिंग एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। इनसे साबुन अधिक तेजी से कार्य करते हैं। और ट्राइसोडियम फास्फेट एक अत्यधिक घुलनशील यौगिक है जिसमें सोडियम धनायन Na+ और फॉस्फेट जो है आयन PO4 3- जो है होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट फैक्ट है कि ट्राइसोडियम फॉस्फेट एक वायसी कारक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि ट्राइसोडियम फॉस्फेट साबुन पाउडर की क्षारीयता को बढ़ाने में भी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 128 से एक निश्चित एंटीबायोटिक X केवल कुछ प्रकार के हानिकारक रोगाणुओं और कोशिकाओं के खिलाफ प्रभावी है। X किस प्रकार का एंटीबायोटिक है? 128 का बी संकीर्ण स्पेक्ट्रम। तो एक निश्चित एंटीबायोटिक X केवल कुछ प्रकार के हानिकारक रोगाणुओं और कोशिकाओं के खिलाफ प्रभावी है। X जो है संकीर्ण स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो देखिए कि यहाँ पे एंटीबायोटिक्स को इससे प्रभावित होने वाले रोगाणुओं की श्रेणी के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव के साथ ग्राम निगेटिव जो है बैक्टीरिया को भी प्रभावित करता है। संकीर्ण स्पेक्ट्रम का उपयोग केवल ग्राम पॉजिटिव या ग्राम जो है निगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ किया जाता है। सीमित स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स केवल एक विशेष जीव को मारते या बाधित करते हैं। ठीक है। संकीर्ण स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स औषधि का उदाहरण है एजिथ्रोमाइसिन, उसके बाद है क्लेरोथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और है क्लिडाइमाइसिन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रैंक्विलाइजर नींद की गोलियों का हिस्सा नहीं हो सकता? ए ऑप्शन। तो देखिए कार्लोडियाजेपॉक्साइड ट्रैंक्विलाइजर नींद का हिस्सा नहीं है। उसके बाद है कि एमाइटल सेकोनल और नेबुटल बार्बिट्यूरेट्स या नींद लाने वाली दवाओं के उदाहरण हैं। ये कृत्रिम निद्रा अवस्था के यौगिक बार्बिट्यूरिक एसिड हैं और महत्वपूर्ण जो है ट्रैंक्विलाइजर और नींद की गोलियों के घटक है। उसके बाद है कि कार्लोडियाजेपॉक्साइड एक हल्का ट्रैंक्विलाइजर है जिसका उपयोग केवल तनाव से राहत के लिए किया जाता है। देखिए साइकेडेलिक औषधियाँ सुनने और देखने का मति भ्रम उत्पन्न करती हैं। ठीक है। निश्चेतक संवेदना को कम करने में उपयुक्त होता है क्लोरोफॉर्म और कोकेन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन 130। देखिए कहता है कि 17 Cl37 के क्रमशः न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है बताना है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखिए यहाँ पे 17 Cl37 में न्यूट्रॉन की संख्या जो है, न्यूट्रॉन की संख्या ये होगा आपको कितना? तो 37 - 17। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का होता है Z - A। ठीक है, Z - A। तो Z - A देखिए यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या। अच्छा यहाँ पे देखिए द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, द्रव्यमान संख्या बराबर मास नंबर बराबर होता है मास नंबर माइनस प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे होगा आपको मास नंबर कितना है? तो 37 माइनस
प्रोटॉन माइनस प्रोटॉन की संख्या 17, घटा लेंगे तो होगा 0, 3 में से गया 2, यानी कितना होगा तो 20 हो जाएगा 20। तो प्रोटॉन की संख्या कितना हो गया आपको 20। तो प्रोटॉन की संख्या देखिए 20, यानी यहाँ भी 20 है, तो ए ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या निकल गया कितना, प्रोटॉन की संख्या निकल गया 20। क्या निकल गया है 20। अब देखिए प्रोटॉन की संख्या जो है, न्यूट्रॉन की संख्या, सॉरी न्यूट्रॉन की संख्या कितना निकल गया 20। अब देखिए यहाँ पे जो है न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की जो संख्या होता है, प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितना है 17, यानी ये जो है क्या है, तो प्रोटॉन की संख्या बराबर है इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितना है, तो ये है 17। ठीक है, तो कितना है 17, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना निकल गया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की 17, यानी सी ऑप्शन। तो 130 का क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखिए एक परमाणु को प्रतीक के रूप में जो है ऐसे लिखा जाता है कि ZXA। ठीक है, अब देखिए कि हमें प्रोटॉन यहाँ पे देखिए इस तरह जो है लिखा जाता है, और इसकी तुलना आप 17Cl37 में करेंगे, 17Cl37, तो 17 हो गया Z, और 17 हो गया आपको Z, और 37 हो गया A। क्या हो गया, A हो गया। ठीक है, तो हमें जो है प्रोटॉन की संख्या कितना है 17, और द्रव्यमान संख्या कितना है 37। ये हो गया प्रोटॉन की संख्या, और ये हो गया द्रव्यमान संख्या 37। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या, और न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा 37 माइनस 17 यानी 20, और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कि 17 है। और किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या और समान होती है। किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या समान होती है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह धनायन बनाता है। तो इसका क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 131 आदर्श गैस से मेंडलीव की आवर्त सारणी के किस समूह में थी। 131 का सी पहला। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को प्रथम समूह में रखा गया था। ठीक है, किस समूह में, प्रथम समूह में रखा गया था मेंडलीव के आवर्त सारणी में। ठीक है, आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को प्रथम समूह में रखा गया था। फिर कहता है दिमित्री मेंडलीव ने रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर तत्वों को उनके परमाणु भार के आरोही क्रम में वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गुण का उपयोग किसी सिस्टम की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है। 132 का डी। तो देखिए दबाव, आयतन और तापमान गुण का उपयोग किसी सिस्टम की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है। सार्वभौमिक गैस स्थिरांक गुण का उपयोग किसी सिस्टम की स्थिति का वर्णन करने के लिए नहीं किया जा सकता। सार्वभौमिक फंक्शन का उपयोग जो है थर्मोडायनामिक प्रणाली की स्थिति को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अवस्था का वर्णन दबाव, तापमान, आयतन, मात्रा आदि जैसे मापने योग्य स्थूल कणों द्वारा किया जाता है। पी, भी और टी को अवस्था चर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि आर विशिष्ट बराबर होता है कैपिटल R बाई M, यानी गैस मिश्रण के मोलर गैस स्थिरांक R और मोलर द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट गैस स्थिरांक कहा जाता है। गैस स्थिरांक का मान R बराबर होता है 8.31 जूल मोल पर किलो इनवर्स। ठीक है, अब आदर्श गैस समीकरण के लिए पी भी बराबर nRT होता है, जहाँ P बराबर होता है आदर्श गैस का दबाव, V बराबर होता है आयतन, N बराबर होता है मोल, और R बराबर सार्वभौमिक गैस स्थिरांक, T बराबर होता है तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि डॉक्टर गिलबर्ट ने पीतल की एक छड़ को हाथ से पकड़कर घर्षण द्वारा उसमें स्थैतिक विद्युत उत्पन्न करने का प्रयास किया, वह असफल क्यों हुआ। तो बी ऑप्शन, यानी प्रेरित स्थितिक चार्ज उसके हाथ और शरीर के माध्यम से जमीन पर चला गया। ठीक है, तो देखिए कि मानव शरीर की एक अच्छा कंडक्टर और इसलिए घर्षण द्वारा उत्पादित चार्ज जमीन में चला गया। किसी शुष्क मानव का प्रतिरोध जो है 10,000 ओम होता है, किसी भींगे मानव का प्रतिरोध
जो है ये 1000 ओम होता है। पीतल की छड़ को किसी इंसुलेटेड होल्डर की मदद से पकड़कर इस समस्या से निपट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 है कि उस स्थिति की पहचान करें जिसके तहत एक समान चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से घूमने वाले आवेश पर कार्य करने वाला बल अधिकतम होता है। 134 का होगा ए ऑप्शन, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री। तो जब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है तो समान चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से घूमने वाले आवेश पर कार्य करने वाला बल अधिकतम होता है। चुंबकीय क्षेत्र में बल F बराबर जो होता है क्या होता है क्यू भी बी साइन थीटा। जहाँ थीटा बराबर होता है 0 तो F बराबर होगा क्यू भी कैपिटल बी साइन थीटा, यानी क्या होगा 0 न्यूनतम होता है। तो अब जब थीटा बराबर 90 होगा तो F बराबर होता है क्यू भी साइन 90, यानी क्यू भी बी यानी अधिकतम। तो अधिकतम होगा थीटा बराबर 90 पे, ठीक है। न्यूनतम होगा जब थीटा बराबर क्या हो 0, ठीक है, थीटा बराबर 0। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 135 है, क्वेश्चन नंबर 135 है कि अपवर्तक माध्यम से सामान्यतः विस्थापन किस कारक पर निर्भर करता है। तो ए ऑप्शन अपवर्तक माध्यम की मोटाई। तो देखिए सामान्य विस्थापन अपवर्तक माध्यम की मोटाई और सामग्री के अपवर्तक सूचकांक पर निर्भर करता है। सामान्य विस्थापन प्रिज्म के कोण, विचलन के कोण और संवहन पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, संवहन पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 136। स्नेल का नियम किस प्रकार दिया जाता है। ए ऑप्शन, यानी μ1 साइन थीटा बराबर μ2 साइन थीटा। स्नेल का नियम जो है μ1 साइन थीटा 1 बराबर μ2 साइन थीटा 2। प्रकाश के किरण के निश्चित रंग एवं निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बट्टा साइन R बराबर होता है म्यू। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तन के इस नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। 137 है कि दो अवतल दर्पणों की फोकल लंबाई समान होती हैं, लेकिन एक का द्वारक दूसरे के द्वारक से बड़ा होता है। कौन सा दर्पण अधिक तीव्र जो है प्रतिबिंब बनाता है और क्यों बनाता है। बी ऑप्शन अवतल। तो छोटे छिद्र वाला अवतल दर्पण अधिक स्पष्ट छवि बनाता है क्योंकि यह गोलाकार विपथन से मुक्त होता है। इसलिए भले ही दोनों की फोकल लंबाई समान हो, एपर्चर का परिवर्तन छवि के निर्माण को प्रभावित करता है। प्रकाश परावर्तक क्षेत्रफल के प्रभावी व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। प्रतिबिंब की तीव्रता समानुपाती क्षेत्रफल समानुपाती द्वारक स्क्वायर होता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि वर्ण विपथन जो है, वर्ण विपथन का कारण जो है यह है कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक तथा इसके कारण लेंस की फोकस दूरी भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होती हैं। 138 हीरे को पारदर्शी तेल में डुबाने पर उसकी चमक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ए ऑप्शन कम कर दिया जाता है, ठीक है, कम कर देता है। इसमें हीरे तेल इंटरफेस का क्रांतिक कोण हीरे वायु इंटरफेस के क्रांतिक कोण के अधिक होता है। पारदर्शी तेल में डुबाने पर हीरे की चमक कम जो है हो जाती है, हीरे का जो चमक है ये कम हो जाती है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाश की किरणें एक बार हीरे में प्रवेश करने के बाद उसी के अंदर ही घूमती रहती हैं और बाहर नहीं निकल पाती हैं, इसलिए हीरा बहुत अधिक चमकता है। हीरे का क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है। नेक्स्ट देखिए 139 है कि निम्नलिखित में से कौन सुसंगत स्रोत का उदाहरण है। सी ऑप्शन लेजर। तो लेजर जो है सुसंगत स्रोतों का उदाहरण है। लेजर प्रकाश ऐसा विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जो उत्तेजित प्रेरित उत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। लेजर विकिरण की ऊर्जा के उत्सर्जन के द्वारा एक वर्णी मोनोक्रोमेटिक प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है।
अब चलिए देखते हैं कि लेजर किरणों की विशेषता है कि यह किरणें पूर्णतः कला संबंध होते हैं। यह किरणें दिशात्मक होती हैं। लेजर प्रकाश का अवशोषण जल द्वारा नहीं होता है एवं यह 10⁻17 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करता है। 140 है कि प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? सी ऑप्शन, यानी एपर्चर का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के बराबर होना चाहिए। तो देखिए, प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त है कि एपर्चर की आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? तो बराबर होनी चाहिए। तरंगों का अपने मार्गों से आने वाले अवरोध के किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ना विवर्तन जो है ये कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दूरी नहीं माप सकता? 141 का सी, प्रोटेक्टर उपकरण दूरी नहीं माप सकता। प्रोटेक्टर चांद का उपयोग कोण मापने के लिए किया जाता है। वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर दूरी को बहुत सटीकता से माप सकते हैं। रूलर एवं मिलीमीटर के दसवें हिस्से तथा सटीकता माप सकता है। 10वें हिस्से तक सटीकता जो है माप सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं कि मापक और उसका उपयोग। जैसे देखिए, वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व मापने के लिए एरोमीटर का यूज करते हैं। विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का यूज करते हैं। उड़ते विमान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का यूज करते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का यूज करते हैं। 142 क्वेश्चन नंबर 142 है कि 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक कण एक बल के अधीन है जो दूरी के साथ बदलता रहता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कहता क्या कार्य जो है किया गया है? तो यहाँ पे यदि आप देखें तो देखिए, दिखाए गए यानी W बराबर कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। क्या होता है? तो बल गुने विस्थापन। तो W बराबर होता है बल गुने विस्थापन, यानी F गुने, ठीक है, D। W बराबर होता है बल गुने विस्थापन। तो दिए गए वक्रों में घेरे हुए क्षेत्र किए गए कार्य को दर्शाता है। तो संलग्न क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होगा तो ये हो जाएगा आपको, यानी होगा पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर होगा आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, फिर क्या होगा? फिर होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी ये हो जाएगा आपको क्या होगा? तो देखिए 1 मिनट, यानी ये हो जाएगा आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने आधार, 1/2 गुने आधार। आधार कितना होगा? तो 4, आधार 4 और गुने ऊंचाई कितना होगा? तो 10 होगा। ठीक है, आधार 4 और ऊंचाई कितना? यहाँ पे देखिए, आधार जो है यहाँ से यहाँ तक कितना है? 4 है, आधार 4 है। और जो है यहाँ से ऊंचाई देख लीजिए, आधार 4 और ऊंचाई कितना होगा? तो ऊंचाई होगा 10, ऊंचाई कितना होगा? तो 10 होगा। अब देखिए यहाँ जो है ऊंचाई की यदि बात करें तो देखिए 0.1 किलोग्राम। तो यहाँ पे जो है, यहाँ देखिए हाइट दे दिया गया यहाँ से यहाँ तक 10। तो ये होगा 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 गुने आधार 4 गुने ऊंचाई 10 प्लस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? तो लंबाई होगा आपको लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 4 गुना में यहाँ से यहाँ तक 4 गुना में कितना होगा? तो गुने 10 होगा। ठीक है, कितना? 10 लंबाई और चौड़ाई। लंबाई यहाँ पे देखिए, लंबाई कितना होगा? तो यहाँ पे दे दिया गया ये 10 है तो चौड़ाई 10 होगा। ये कितना होगा? तो 4 होगा। ठीक है, तो 4 गुने 10 प्लस, फिर देखिए फिर है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुने आधार 4, आधार ऊंचाई कितना होगा? तो 10 होगा। ठीक है, 10 होगा। 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा 20 प्लस 4 दाहिने 40। फिर देखिए ये 2 दूनी 4 कितना होगा? 20। तो कितना होगा? 100। कितना होगा? तो ये हो जाएगा 40 और 20 60 70 80, यहाँ पे कितना होगा? 80 होगा। 80 जूल। कितना होगा? 80 जूल, यानी सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं 143 है 143 है कि जो है स्थित
निम्नलिखित स्थिर आयतन गैस थर्मामीटर में किसी भी कम घनत्व वाली गैस का उपयोग क्यों किया जा सकता है? स्थिर आयतन गैस थर्मामीटर के लिए यह प्रयोगात्मक रूप से दिखाया गया है कि कम घनत्व वाली गैसें समान विस्तार व्यवहार दिखाती हैं। ठीक है, यदि गैस का आयतन स्थिर रहते हैं तो बढ़ते तापमान के साथ दबाव जो है एक रूप से बढ़ता है। क्या होता है? तो बढ़ता है। यानी 143 का जो होगा ये होगा ए ऑप्शन। 143 का होगा ए ऑप्शन। यानी सभी कम घनत्व वाली गैसें समान विस्तार व्यवहार दिखाती हैं। ठीक है, दिखाती हैं। स्थिर आयतन गैस तापमापी गैलुसाक के नियम पर आधारित होता है। ठीक है, बॉयल के नियम जो है भी समानुपाती 1/p होता है। क्वेश्चन नंबर 144, निम्न में से सही कथन कौन सा है? ए ऑप्शन। यानी विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, विकिरण को ऊष्मा के रूपांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जब खाना पकाने के पैन को गैस स्टोव पर गर्म किया जाता है तो चालन वह प्रक्रिया है जो लौ से पैन तक ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होती हैं। विकिरण में विद्युत चुंबकीय तरंगें शामिल होती हैं जो ऊर्जा को स्थानांतरित करती हैं, जिसे ज्वलन ऊर्जा कहा जाता है। रेडियो सक्रिय विकिरण अल्फा और बीटा को छोड़कर बाकी सभी विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ठीक है, अब देखिए कि आयोनाइजिंग विकिरण है एक्सरे, गामा रे और अल्फा रे और बीटा रे। उच्च आवृत्ति वाली तरंग दैर्ध्य वाली पराबैंगनी किरणें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 है कि नीचे दो कथनों दिए गए हैं कि पोषक तत्वों की कमी वाले जल निकायों के कारण सुपोषण होता है। कथन 2 है कि यूट्रोफिकेशन के जल निकायों में ऑक्सीजन के स्तर में कमी आती है। उपरोक्त कथनों में आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में सही कथन चुनें। तो 145 का यदि देखें तो सी, यानी कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 के हैं सत्य हैं। यानी पोषक तत्वों की कमी वाले जल निकायों के कारण सुपोषण होता है, ये गलत है। दूसरा है कि यूट्रोफिकेशन से जल निकायों में ऑक्सीजन के स्तर में कमी आती है, ये कथन सत्य है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि यूट्रोफिकेशन के जल निकायों में ऑक्सीजन के स्तर में कमी आती हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? ई ऑप्शन। तो देखिए ओजोन यानी O3 और H2SO4 प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। ओजोन यूवी किरणों के साथ ऑक्सीजन की फोटो रासायनिक प्रक्रिया से बनता है और किसी स्रोत द्वारा सीधे वायुमंडल में नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है, प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थों की प्रदूषक क्या कहते हैं? तो प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक प्रदूषक जो है DDT, CO2, CO, ठीक है, प्लास्टिक और SO2, अमोनिया, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2, VOC आदि हैं। द्वितीय प्रदूषक पेन, O3, SO3, H2SO4 और H2O2 हैं। क्वेश्चन नंबर 147 है कि पानी का रंग मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? सी ऑप्शन टिंटोमीटर। तो देखिए यहाँ पे है कि पानी में रंगों को टिंटोमीटर विधि द्वारा मापा जाता है। इसे नेस्लर ट्यूब द्वारा जो है बर्गेस स्केल या कोबाल्ट स्केल पर मापा जाता है। अब देखिए हाइड्रोमीटर विश्लेषण का उपयोग बारीकी दाने वाली मिट्टी के आकार के विश्लेषण के रूप में किया जाता है। हाइड्रोमीटर विश्लेषण स्टोक्स नियम पर आधारित है। 148 कहता है कि जल का उपचार में क्लोरीन की क्या भूमिका है? डी ऑप्शन। उपयुक्त में से एक से अधिक। क्लोरीन का उपयोग पानी से बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। पानी में मुक्त क्लोरीन 0.2 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। सतही जल में क्लोराइड का स्तर लगभग 10 mg पर लीटर होता है। क्लोरीन का उपयोग जो है कीटाणुनाशक के रूप में होता है। स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए, कागज़ और कागज़ उत्पादों को उत्पादन में, एंटीसेप्टिक के रूप में, रंगों और प्लास्टिक के निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 149। अब देखिए कहता है कि एक व्यक्ति बस में खड़ा है, जब बस अचानक आगे बढ़ने लगती है तो क्या प्रभाव पड़ता है? बी ऑप्शन। व्यक्ति पीछे की ओर बढ़ता है। जब बस आगे बढ़ती है
तो उसके शरीर का निचला हिस्सा बस के साथ साथ जो है चलने लगता है, जबकि उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा जो है जड़त्व के कारण आराम की स्थिति में रहता है। इसलिए जब बस चलती है तो व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। एक व्यक्ति बस में खड़ा है, जब बस अचानक आगे बढ़ने लगती है तो पीछे की ओर बढ़ता है। जड़त्व किसी व्यक्ति का वह गुण है जिसके कारण कोई व्यक्ति अपनी अवस्था को कायम रखने की चेष्टा करता है और किसी वस्तु का जड़त्व केवल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, जड़त्व समानुपाती होता है द्रव्यमान। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं, विराम का जड़त्व होता है, गति का जड़त्व होता है और दिशा का जड़त्व। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, ये ऑप्शन। तो देखिए, प्रकाश विद्युत सेल का ऊर्जा परिवर्तन विकल्प में से कोई नहीं है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।